को जिनसी आगाही सेक्सुअल अवेयरनेस किस एज पे देना शुरू कर देनी चाहिए? तो उसका जवाब है 10 साल की उम्र से आप बच्चे को बताना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। बच्चा खुद भी सवाल करता रहेगा, कुछ चीज़ें आप खुद से भी आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दें। और सेक्सुअल अवेयरनेस का, सेक्सुअल एजुकेशन का सबसे पहला स्टेप है बॉडी अवेयरनेस। इस बॉडी अवेयरनेस के मतलब हम अब आपको तफसील से मुराद है, आप अपने बच्चे को जेनिटेलिया के बारे में बताएं, जेनिटेलिया की हकीकत के बारे में बताएं, ये हैं क्या और किस काम आते हैं। लड़कों में पीनस के बारे में बताएं और टेस्टिकल्स के बारे में बताएं। और इस मतलब जो फिनोमेनाज हैं, मिसाल के तौर पे इख्तिलाम वगैरह, ये बच्चे को समझाएं और वक्त पे समझाएं। 10 साल की उम्र इसके लिए बेस्ट है। बच्चे को समझाएं कि ये गोलियाँ हैं। बच्चा भी हैरान होगा कि ये गोलियाँ, ये टेस्टिकल किस काम के हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो थैली है, इसमें जो गोलियाँ हैं, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पर्म्स ही नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है। और ये स्पर्म गोलियों के रास्ते यहाँ से ट्यूब्स होती हैं, जिसको वैज डेफरेंस कहते हैं, ऊपर जाते हैं। और फिर बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, रफ सी डायग्राम बता रहा हूँ, इसके अंदर से जैसे पेशाब की नाली गुजरती है, इसी के अंदर से नीचे से गोलियों से जो ट्यूबें आती हैं, इसके अंदर ओपन होती हैं और इसी रास्ते से स्पर्म बाहर आते हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, नफ्स है, इसमें बेसिकली औरत की शर्मगाह या वजाइना में दाखिल होना होता है और इंटरकोर्स करना होता है, जिसको हम बिस्ती कहते हैं, जिसके आखिर में जो स्पर्म निकलते हैं और फिर वो बच्चादानी में जाके आगे जाके एग से मिलके अंडे से मिलके एग से मिलके एक ज़ायकोट बनाते हैं और फिर वो ज़ायकोट बच्चादानी में ग्रो करता है और एक बेबी पैदा होता है। तो अगर आप बच्चे को ये समझाएंगे कि पीनस का मकसद पेशाब करना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पीनस को मुकम्मल काट भी दिया जाए तो हर बंदा बिल्कुल नॉर्मली पेशाब करेगा, पेशाब का कंट्रोल भी बिल्कुल 100% इंटैक्ट रहेगा। बच्चे को ये समझा रहे हैं कि पीनस का मकसद पेशाब करना है, तो फिर ये सोचेगा कि लड़कियों में तो पीनस होता नहीं है, तो वो फिर कैसे पेशाब कर सकती हैं। तो अगर वो पीनस के बगैर वो पेशाब कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं पेशाब कर सकता? तो उसको वाज़ेह बताएं कि पीनस का मकसद पेशाब करना नहीं है, पीनस का मकसद इंटरकोर्स करना, हम बिस्ती करना, सेक्स करना है, जिसके ज़रिए से स्पर्म्स मूव होंगे और वजाइना में औरत की बच्चादानी में जाएंगे, यूट्रस के ज़रिए वहाँ पे फर्टिलाइजेशन और वो आगे सारा प्रोसेस होगा। जब आप अपने बच्चे को ये सारा मैकेनिज्म और प्रोसेस बता देंगे, तब आपको बच्चे को इख्तिलाम को समझाना भी ज़रूरी होगा। और ज़रूरी है कि पहला इख्तिलाम होने से पहले आप बच्चे को इख्तिलाम के बारे में बता दें। ज़ुबान में नाइटफॉल भी कहते हैं, या नक्टर्नल इजैकुलेशन के बारे में समझा लेंगे, तब आपको बच्चे को इख्तिलाम के बारे में समझाना आसान हो जाएगा। इख्तिलाम है क्या, किस तरह होता है और क्यों होता है। बच्चे को समझाएं कि इख्तिलाम बेसिकली मनी या सीमन होती है और ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है। इस वक्त बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में पॉजिटिव फील करें, उसको समझाएं कि ये सारा प्रोसेस गंदा नहीं है, ये जेनिटेलिया या हम पिस्सी सेक्स ये कोई गंद नहीं है, ये कोई फिल्थ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की प्रोसेस की तरफ से बनाया गया एक निज़ाम है। और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फजूल या बेकार पैदा नहीं की, इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। तो बच्चे को ये नहीं बताना कि आपने ये सारा गंद है, ये बुरी चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करनी और टॉपिक को शट अप और क्लोज कर देना। बल्कि बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग दें, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो और फ्यूचर में जेंडर और रिलेशनशिप्स के दरमियान बैलेंस कर सके, ना कि किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो। यह कि अपने बच्चे को, लड़के को इस्लाम के बारे में आगाही फराहम करें, इसके साथ साथ गुस्ल की फ़र्जियत के बारे में भी आगाह करें और गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में भी आगाह करें। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको इस्लाम होता रहता है, लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। इस्लाम होने से गुस्ल की फ़र्जियत हो जाती है और वो गुस्ल किए बगैर ही नमाज़ें अदा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है कि बच्चों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाना है। तो अगर बच्चों को कहीं से ना पता चला तो फिर वो इसी तरह से अपनी रूटीन जारी रखेंगे। तो हर वालिद को चाहिए कि 10 साल की उम्र से पहले बच्चे को तो उसकी जेनिटेलिया, इस्लाम और मोटा इन चीज़ों के बारे में बता दें, ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखे, ना कि एक नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप करे। हमको इतनी बड़ी बीमारी बना दिया गया है कि हकीमों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर करके बच्चों को इतना डरा दिया इस्लाम से कि वो समझने शुरू हो गए कि इस्लाम एक बीमारी है। यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार इस्लाम आना बिल्कुल नॉर्मल है, ये बीमारी नहीं है। लेकिन एक आम मिथ है, एक आम कंसेप्ट है सोसाइटी में कि जो मनी है इस्लाम में जो ज़ाया होती है वो हड्डियों का अरक कह लें या जोड़ों का रोगन वगैरह कह लें, वहाँ से आता है। और जब ये बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है फिर कमज़ोरी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, काम करने का दिल नहीं लगता, थकावट रहती है, उकताहट रहती है वगैरह वगैरह। हत्ता कि अगर प्रॉपर एजुकेशन हो तो हर बंदा जाने कि 1 से 2 बार इस्लाम आना हफ्ते में नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्लाम आ रहा है और इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप उससे तंग पड़ रहे हैं, तो इसका 100% इलाज एलियोपैथी में मौजूद है, बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। 100% इलाज एलियोपैथी में मशहूर है, जबकि लोगों ने मशहूर किया हुआ है इस्लाम का यहाँ तो कोई इलाज ही नहीं है, अगर है तो सिर्फ हकीमों के पास है।
ये बात बिल्कुल गलत है। एलोपैथी में इसका 100% कामयाब इलाज है, तो इतना कामयाब इलाज है मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल से मुराद 100% है, और उनको ज़िंदगी में कभी भी एहतलाम की शिकायत दोबारा नहीं रहती। घर की औरतों को, माओं को, खालाओं को, चाचियों को, उनके जो बड़े हैं घर के, किसी भी ख़ानदान के फ़र्द हैं, उनको चाहिए कि किसी भी लड़की को 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर आगाह करें। एक है तिलाकी, एक है मीनाकी। अब तिलाकी कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट को, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 मकसद हैं, एक सेक्सुअल स्टिमुलेशन है और एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग है। ये 2 मकसद हर लड़की को पता होने चाहिए, ताकि जब ब्रेस्ट डेवलप हो तो वो ये ना समझे कि ये कोई ट्यूमर उग रहा है, ये कोई बीमारी हो रही है, मेरे जिस्म के साथ क्या हो रहा है, या मैं बुरी बनती जा रही हूँ, मेरी बॉडी की फिक्र ख़राब हो रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको समझाएं कि बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है और तकरीबन हर लड़की के साथ ये फिनोमेना होता है। इसी तरह लड़कियों को पीरियड्स के बारे में नहीं बताया जाता। पीरियड्स के आने को मीनाकी कहते हैं, जिसको हैज़ भी कहते हैं। तो जब हैज़ या खून वगैरह आता है तो परेशान हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसको खून आना है या नहीं आना, और एकदम उससे खून आना शुरू हो जाए तो कितना परेशान होगा। वो समझ रखती हैं कि उनको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, कैंसर वगैरह, या उनकी बॉडी गंदी हो गई है, या फीमेल जेंडर गंदा है कि इसमें इतना खून वगैरह और ये इसको बुरा और गंदा समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। और कुछ लड़कियां तो 3-3, 4-4 माह घर में बताती नहीं हैं, उनको पीरियड्स आ गए, वो समझती हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, और घर वालों से छुपाते हैं। और ये बातें फिर उनको पता चलती हैं अपने किसी करीब के दोस्त से, जो आमतौर पे शरारती दोस्त होता है, जिसको सोसाइटी में ओबाश वगैरह कंसिडर किया जाता है, उन लोगों से ये बातें पता चलती हैं। जबकि ये बातें बड़ी पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही मुस्बत अंदाज में और बड़े वाज़ेह और क्लियर टर्म्स में वालिदैन को और घर के बड़ों को बतानी चाहिए। जिनसी तालीम का और जिनसी आगाही का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताना। बच्चे को ये बात बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बताना कि इस मुल्क में, इस माशरे में ऐसे दरिंदे और घटिया लोग मौजूद हैं जो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी हवस की नज़र बच्चों को चढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अनकॉमन नहीं हैं। ये हर घर की, हर गली की, हर मोहल्ले की दास्तान है। कुछ जाहिर हो जाती हैं और 90% कभी भी जाहिर नहीं होती, और बच्चे खामोशी से और सीक्रेट रख के इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहते हैं। मासूम हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है वो सेक्सुअल छेड़ाछाड़ी है या कोई आम प्यार हो रहा है। जब तक बच्चे को आगाह नहीं करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो अंकल हैं इनकी गाल चूम रहे हैं, कंधों को दबा रहे हैं और मज़ा और हंस ले रहे हैं, वो उसे एक्चुअल प्यार कर रहे हैं या वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब तक ये दूसरी चीज़ की बच्चे के अंदर तमीज़ नहीं पैदा की जाएगी, उसको आगाही नहीं दी जाएगी कि बच्चे आपको इस अंदाज से भी छेड़ा जा सकता है। हर इस तरह से प्यार करने वाला बंदा प्यार करने वाला नहीं होता, कुछ आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। जब आप बच्चे को बताएंगे नहीं तो क्या उसको आसमान से किसी और मखलूक ने आके बताना है? इसमें बच्चों को 3 चीज़ों से आगाह करें। नंबर 1, सेफ़ एंड अनसेफ टच। बच्चे को समझाएं कि कौन सा प्यार जो है वो नॉर्मल है और किस अंदाज से अगर आपको प्यार किया जाए तो वो एब्यूज़ में आता है, वो हिर्स में और हज़ में आता है। और ये लाजमी नहीं है कि घर से बाहर का बंदा हो, कोई गैर हो, करीबी रिश्तेदार भी इसमें अक्सर मुलविस पाए जाते हैं। तो बच्चे को ये तमीज़ होनी चाहिए और बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर कोई गंदे तरीके से उसको छूता है तो प्यार करता है तो बच्चा इसको नो कर सके, ना कर सके, झिड़क सके या घर वालों को आके बता सके। अब तकरीबन 60 to 70% बच्चे ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस चीज़ का शिकार ज़रूर होते हैं, लेकिन कितने लोग बताते हैं? 1 से 5%। यानी कि बाकी जो 95% की बातें हैं, स्टोरियाँ हैं, वो छुपी की छुपी रह जाते हैं। वो चुप करके बच्चे इस जहर के प्याले को पी लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ ख़राब कर लेते हैं और इस जुल्म की दास्तान को अपने दिल में ही छुपा के रखते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं होता, किसी ने उनको आगाही नहीं दी होती और किसी ने ये नहीं कहा होता कि बच्चे अगर किस तरह तुम्हारे साथ हो तो मुझे आके लाजमन बताना। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने फिगर आउट करना है वो है एप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कौन सा रवैया और कौन सा रवैया सेक्सुअल अब्यूज़ है और कौन सा रवैया नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है बच्चे को कि आओ मेरी गोदी में आके बैठो, इसमें फ़र्क बच्चे को जानने की ज़रूरत है। या कोई बच्चे को जेनिटेरिया को, बच्चे के ख़ास अज़ा को छेड़छाड़ करता है
या अपने ख़ास आज़ा बच्चे को कहता है कि उसके साथ छेड़छाड़ करो, क्योंकि बच्चे तो इसको गेम समझते हैं, बच्चे तो इसको खेल कूद समझते हैं, उनको तो इस बारे में पता नहीं है क्या चीज़ है। उनको तो कैंडीज़ का भी लालच दे दिया जाए, चॉकलेट का लालच दे दिया जाए, फिर भी वो काम कर लेंगे, क्योंकि उनको क्या पता ये काम बुरा है अच्छा है, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है या नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को इसके बारे में आगाह करें। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में बच्चे को प्रॉपर रेप, सेक्स और प्रॉपर जो चाइल्ड अब्यूज़ है जो इन 2 टर्म्स में आती है, डायरेक्ट सेक्सुअल, इसमें रेप भी हो सकता है, सेक्स भी हो सकता है, इसके बारे में आगाह किया। और हम हर दूसरे तीसरे दिन खबरों में सुनते हैं कि फ़लाँ जगह रेप हो गया, तो बच्चे का रेप हो गया, और यहाँ तक के बच्चों को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह के जालिम दरिंदे हमारी मुआशरे में मौजूद हैं। बच्चे को समझाया जाए कि इस तरह किसी अरे गहरे बंदे की बातों में नहीं आना, ये आपके साथ हो सकता है। बच्चों को ये बैठा के समझाया जाए। ज़ैनब कत्ल केस हमारे सामने, और ना जाने कितनी ऐसी ज़ैनबें हैं जिनके साथ इस तरह का रेप और मर्डर के केस हो चुके हैं। तो हम कब अपनी आंखें खोलेंगे? चले में कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी है और तमाम एक्चुअल इशू से जो उसको दरपेश हैं उसको सरफ नज़र कर लेना है और फजूलियात की तरफ अपनी सारी तवज्जो दे देनी है। टिकटॉक पे डांस, गाने, ठट्ठा मजाक और इसी तरह की तमाम फजूलियात हमारा कौमी मसला बन गया, और हम फॉरवर्ड भी इसी तरह की वीडियोस करते हैं। और ऐसे चैनल्स को देखें जिनकी सब्सक्रिप्शन मिलियंस में है, जो कि A to Z अलिफ से ये तक फजूलियात से भरे पड़े हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल और फैक्ट बेस्ड बात जो आपके बच्चों की और आपकी नस्लों की काम आएगी। चुनाचे मेरे इस पैगाम को हर घर में बच्चों की सेक्सुअल एजुकेशन में तीसरा प्रोसेस है कि उन्हें सेक्सुअल एक्ट के बारे में बताया जाए। बहुत ज़्यादा तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा बच्चे को बता दिया जाए कि सेक्स होता क्या है, हम बिस्तरी होती क्या है, और स्पर्म एक औरत में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बच्चों को समझा दिया जाए कि पीनस या नफ्स औरत की शर्मगाह में दाखिल किया जाता है, जिसको वजाइना कहते हैं, और थोड़ी सी रगड़ की वजह से दोनों को लुत्फ़ हासिल होता है, जिसको प्लेयर कहते हैं, सेक्सुअल प्लेयर। और फिर मनी डिस्चार्ज होती है जिसमें स्पर्म होते हैं। स्पर्म और एग मिल के ज़ायगोट बनाते हैं, और फिर ये ज़ायगोट बड़ा होता है, इम्प्लांट करता है, और एक माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है, और फिर ये डिलीवरी के ज़रिए बच्चा पैदा होता है। तो इतना मोटा मोटा बताना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बारीक वाली डिटेल्स बताना ज़रूरी नहीं है, ना ही वो मुनासिब है। तो इतनी मोटी तफसील काफ़ी है जिससे बच्चे को ये भी आगाही हो जाएगी कि सेक्स हम बिस्तरी का प्रोसेस है क्या, और एक बच्चा इस सेक्सुअल प्रोसेस के आखिर में कैसे बन जाता है। मज़ीद ये उसको मोटी मोटी अनाटमी यानी कि साख बता दी जाए। ख़ास तौर पे लड़कों को फ़ीमेल अनाटमी का बताना बहुत ज़रूरी है, और कई लड़कियों को भी अपनी फ़ीमेल अनाटमी ही नहीं पता होती। तो यहाँ पे हम फ़ीमेल अनाटमी ड्रा कर रहे हैं, या यहाँ पे एक उभार होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। इसको ये बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन असल जो बात बताने की है कि औरत में इस जगह पे जेनिटल एरिया में क्लाइटोरिस के नीचे एक सुराख होता है, यूरिथ्रा। ये अमूमन बंद ही होता है, ये हर वक्त खुला नहीं होता। ये यूरिथ्रा है, ये पेशाब का रास्ता है, और उसके नीचे वजाइना है, यानी कि वजाइना एनस यानी कि बड़े पेशाब की जगह और छोटे पेशाब की जगह के दरमियान एक ओपनिंग है, और इसको अमूमन कवर किया होता है हाइमन में। हाइमन एक पर्दा है। ये बात लड़कियों को भी बताई जाए वाज़ेह अल्फाज के साथ, ये पर्दा है, और जब ये पर्दा फटता है तो दर्द भी होती है और खून भी होती है। इसके साथ ये भी जान लें कि इस हाइमन का फटना लाजमी नहीं है। कुछ लोगों में हाइमन इलास्टिक होती है, वो फैल जाती है, तो वो फैल जाती है जिस तरह एक रबड़ फैलती है, सुखड़ती है, फैलती है, सकड़ती है। इस तरह कई लोगों की हाइमन लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो वो फटती नहीं है। इसलिए लोग ये भी ना सोचें कि पहली रात को खून नहीं आया तो शायद लड़की बदचलन है, बद किरदार है। लेकिन अगर बच्चे को आप बिठा के समझाएंगे नहीं तो वो तो लाजमी अपनी बीवी पे शक करेगा, और ये शक पूरी ज़िंदगी उसको रहेगा। हाल तो अपनी बीवी के साथ उस दिन तो गुजार रहा होगा, लेकिन ये बात उसके दिमाग में खटकती रहेगी बिजली बन के। तो उनको समझाएं कि हर लड़की को खून नहीं आता। कुछ लड़कियों की हाइमन इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो फैल जाती है और सुकड़ जाती है। तो तमाम लड़कियों में शादी की पहली रात लाजमी नहीं है कि खून आए। बच्चे को मोटी मोटी सेक्सुअल एजुकेशन दे देंगे तो ये इतनी काफ़ी होगी उसकी आगाही के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसको मुआशरे से आगे पीछे से